हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, आपको बड़े बेसब्री से इंतजार भी था और आज वो पूरा हो रहा है। अब धीरे धीरे दोस्तों आप देख भी रहे होंगे कि हमारी सारी क्लासें आपके हमारे चैनल पर डाले जा रही है। और जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था पॉलिटी की क्लास का, वो भी आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। और गोपाल जी आरएस सेलेक्टेड है ये खुद। और ये आपको अपना अनुभव बताएंगे कि इन्होंने पॉलिटी के बारे में इनका बहुत अच्छा अनुभव भी है। तो सारी चीज़ें इनसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। और एक बेसिक से लेकर आपको फैक्ट के साथ में हर छोटी छोटी बातों के साथ में पॉलिटी आपके साथ ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो आप इनसे पॉलिटी के बारे में एक एक चीज़ों को पूछ के, और जो जो आपकी दिक्कत है वो कमेंट बॉक्स में आप जो जो आप डाल सकते हो, उसके बाद हम सारी चीज़ें आपको जवाब दे देंगे। तो आप गोपाल जी के साथ में आप सारी चीज़ें इनसे पूछ सकते हो। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रजत खंडेलवाल के प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो आप सभी? कल हमने जो है सिलेबस का डिस्कशन कर लिया था। आज हम इसको जो है पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने शुरुआत करी है आयोगों से। ठीक है, आपके सिलेबस में सबसे लास्ट टॉपिक क्या है? महत्वपूर्ण आयोग। ठीक है, तो महत्वपूर्ण आयोगों में सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो कि आपने थंबनेल पे देख लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। तो सबसे पहले देखो 1941 में क्या हुआ था, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले 1941 में गठन किया गया था एसपीई का, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। ये क्यों गठन किया गया था? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है युद्ध विभाग और जो आपूर्ति विभाग है उसके अंदर बहुत सारा करप्शन देखा गया कि भ्रष्टाचार हुआ है बहुत बड़े लेवल पे। तो उसकी जांच के लिए इन्होंने क्या गठित किया? एसपीई का गठन किया गया था। उसके बाद में इसको जो है डीएसपीई एक एक्ट आया था, डीएसपी दिल्ली स्पेशल पुलिसमेंट इस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से इसको जो है बाद में चेंज कर दिया गया था। उसके बाद में देखो ये सारी घटनाएं पहले हुई थी आज़ादी के पहले। फिर इनको लगा कि ये सारी घटनाएं जो ये जो भ्रष्टाचार इतने लेवल पे जो भ्रष्टाचार है वो बाद में भी तो हो सकता है। जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या किया जाए? तो इन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक समिति का गठन किया जिसका नाम था के संथानम समिति। अब के संतानम समिति का गठन किया गया और इससे ये कहा गया कि भाई आप ये देखो कि भारत में कहाँ भ्रष्टाचार हो सकता है या कहाँ पर होने की संभावना है या फिर कहाँ कहाँ पर हुआ है, उसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं और क्या तरीके या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। उसके लिए इन्होंने क्या गठन किया? के संथानम समिति का गठन किया गया। अब के संथानम समिति का गठन किया गया तो इसी के आधार पे सबसे पहले 1963 में गठन किया गया था सीबीआई का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सीबीआई का गठन किया गया किसके लिए? जांच के लिए। भाई भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, उनकी जांच के लिए इन्होंने एक अन्वेषण जो है संस्था का गठन किया गया जिसका क्या नाम था? सीबीआई। जिसके बारे में आपको पता होगा। फिर ये तो हो गई जांच के लिए। फिर इन्होंने बोला कि चलो ये तो जांच के लिए है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्या कि वे भ्रष्टाचार जो है उस पर ध्यान रखा जाए, या फिर ऐसे जो आयोग हैं या लोक सेवा आयोग के अधिकारी हैं उन पे इतना ध्यान रखा जाए कि भ्रष्टाचार होने की संभावना अगर हो या फिर भ्रष्टाचार होने से पहले ही उसके विरुद्ध कुछ कदम उठाए जा सकें, तो ऐसी कोई संस्था भी होनी चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि भाई सरकार जो है, सरकार को ऐसे मुद्दों पे सलाह दे, सरकार का मार्गदर्शन करे कि इस जो है विभाग में ज़्यादा करप्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने एक समिति का एक संस्था का गठन किया गया 11 फरवरी 1964 को। क्या किया गया? एक संस्था का, निकाय का गठन किया गया। वो किसका किया गया? सीवीसी का, केंद्रीय सतर्कता आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। कब किया गया? 11 फरवरी 1964 को। किसके आधार पे? के संथानम समिति के आधार पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग, यह आपने देख लिया। 11 फरवरी 1964 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसके आधार पे? के संथानम समिति के आधार पे। के संथानम समिति के आधार पे की गई थी। ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है के संथानम। के संथानम समिति की स्थापना की गई थी कब?
स्थापना समिति की सिफारिश पे क्या किया गया था? सीवीसी का गठन किया गया था। कैसे किया गया था? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव पे, ठीक है। उस टाइम पे ये एक सदस्य संस्था थी। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो ये आपने बता दिया 11 फरवरी 1964 को सीवीसी का क्या किया गया था? गठन किया गया था। कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पे किया गया था? तो ये किस समिति की सिफारिश के आधार पे किया गया था? के संथानम समिति की सिफारिश के आधार पे क्या किया गया था? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। उस टाइम पे क्या थी? ये एक सदस्यीय संस्था थी। किस तरीके से किया गया था? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव पर इसका गठन किया गया था। अब बात करते हैं इसकी प्रकृति की, ठीक है। तो प्रकृति जब इसका गठन किया गया था तो न तो ये इसकी प्रकृति संवैधानिक थी और न ही क्या थी? वैधानिक थी। तो अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि जो इनकी प्रकृति किस हिसाब से जो है निर्धारित होती है। निकाय जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो अपन बात करें निकाय या फिर आयोग, ठीक है। तो ये प्रकृति किस हिसाब से अपन बात करते हैं? तो निकाय दो तरीके के होते हैं, या फिर आयोग की बात कर लें, दो तरीके के होते हैं। पहला तरीका तो कौन सा है? वह संवैधानिक निकाय होंगे। संवैधानिक पहला तरीका कौन सा है? संवैधानिक निकाय। और या फिर क्या होंगे? गैर संवैधानिक निकाय। गैर संवैधानिक निकाय, ठीक है। प्रकृति की बात कर रहे हैं, जैसे मैं बोलूँगा कि यूपीएससी जो है, संघ लोक सेवा आयोग है, उसकी प्रकृति कैसी है? तो हम उस टाइम पे पढ़ेंगे संवैधानिक प्रकृति, ठीक है। तो ये संवैधानिक और गैर संवैधानिक किस आधार पे होता है? तो संवैधानिक प्रकृति जो है वो किस आधार पे बताई जाती है? कि ऐसी संस्थाएं, ठीक है, या ऐसे निकाय जिनका उल्लेख कहाँ पर है? संविधान के अंतर्गत किया गया है, या संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत उसका क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? संवैधानिक, जिसका उल्लेख कहाँ पर है? संविधान के अंदर है, ठीक है। दूसरी बात, इनमें संवैधानिक निकायों में कुछ भी बदलाव करने के लिए क्या करना पड़ता है? संविधान संशोधन, ठीक है। तो संविधान के अंदर जिस भी आयोग का या निकाय का उल्लेख है वो क्या हो गया? संवैधानिक प्रकृति उसकी हो जाएगी। उसके बाद जैसे इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो जो संघ लोक सेवा आयोग है वो क्या है? यूपीएससी क्या है अपना? संवैधानिक है, ठीक है। अपन बात कर लें सीएजी की, तो ये भी क्या है? संवैधानिक है, ठीक है। तो संवैधानिक निकाय समझ में आ गया कि अगर हम पढ़ेंगे तो हम जैसे देखते हैं कि भाई आगे जो भी जितने आयोग पढ़ेंगे तो उनमें प्रकृति सबकी अलग अलग पढ़ेंगे। अब गैर संवैधानिक कौन से होंगे? तो आपको एक बात तो पता चल गई कि क्या होंगे? जो संविधान में जिनका उल्लेख नहीं है, ठीक है, जो जिनका उल्लेख है वो तो संवैधानिक हो ही गई उनकी प्रकृति। जिनका उल्लेख जो है संविधान में नहीं है उनको क्या कहेंगे? गैर संवैधानिक, ठीक है। अब गैर संवैधानिक में भी दो तरीके से होते हैं, दो प्रकार होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं? पहला तो कौन सा होता है? सांविधिक, ठीक है, सांविधिक। और या फिर हम इसको बोल सकते हैं वैधानिक, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कौन सा होता है? संविधानेतर, संविधानेतर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सांविधिक या वैधानिक। इसके नाम से पता चल रहा है कि विधान बना के या विधि बना के जिस निकाय का गठन किया गया है या जिस आयोग का गठन किया गया है उसको हम क्या बोलेंगे? वैधानिक निकाय बोलेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी? सीवीसी की। तो सीवीसी का आगे हम पढ़ेंगे कि 2003 का एक्ट बना करके जो है इसको वैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। वैधानिक दर्जा जो विधि जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ठीक है, वो 1993 के एक्ट के तहत बनाया गया, तो वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? सांविधिक या वैधानिक। अब कुछ निकाय या आयोग ऐसे हैं जिनका ना तो एक्ट बनाया किसी ने, ना संविधान में उनका उल्लेख है, लेकिन वो क्या करते हैं? संविधान के नियमों का पालन करते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो वो कौन से निकाय हो गए? वो हो गए संविधानेतर निकाय। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग, योजना आयोग, ये सब क्या है? संविधानेतर निकाय हैं। इनका जो गठन किया जाता है वो मंत्रिपरिषद की उस पर प्रस्ताव पे कर दिया जाता है। इसमें ना तो कोई एक्ट बनाते हैं, ना कोई विधि बनाते हैं, और ना ही क्या करते हैं कि संविधान में इनका उल्लेख भी नहीं है। तो ये कौन से निकाय हो गए? संविधानेतर निकाय।
तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे, कौन से वाला, प्रकृति वाला, हम जितने भी निकाय पढ़ेंगे उनमें ये पढ़ेंगे कि इनकी प्रकृति कैसी है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि इस आयोग की प्रकृति जो है कैसी है या किस प्रकार की इसकी प्रकृति है। ठीक है, तो 11 फरवरी को जब 1964 को 11 फरवरी 1964 को जब इसका गठन किया गया था सीवीसी का, उस समय इसकी प्रकृति न तो वैधानिक थी और न ही संवैधानिक थी, क्योंकि इसका जो गठन किया गया था वो क्या किया गया था, मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव पर किया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि उस समय इसकी प्रकृति न तो संवैधानिक थी और न ही क्या थी, वैधानिक। ठीक है, अब देखो आगे क्या हुआ। अब मैं आपको जो है इसकी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ पीछे की। इसमें क्या हुआ था कि 1991 में 1991 में क्या हुआ, दिल्ली के अंदर एक आतंकवादी को पकड़ा गया। ठीक है, और उस व्यक्ति को पकड़ने के बाद में उसकी जांच करी गई पुलिस के द्वारा, उसको पूछताछ जब की गई थी तो उसने कुछ व्यक्तियों के नाम बताए। उसके बाद में एक व्यक्ति थे सुरेंद्र जैन, सुरेंद्र जैन नाम का व्यक्ति था, उसके और उसके जो रिश्तेदार थे, मित्र थे वगैरह थे, उनके सबके घरों पे क्या मारे गए, छापे मारे गए। छापा मारने के बाद वहाँ से जो है पुलिस है उसको क्या प्राप्त हुआ, 2 डायरियाँ 2 नोटबुक प्राप्त हुए। इन डायरियों में क्या लिखा हुआ था, इन डायरियों में ये लिखा हुआ था कि जो करप्शन हुआ था जैन हवाला कांड के, इसको हम नाम से जानते हैं, उसके दौरान उस डायरी में, जो डायरी वहाँ पे मिली थी, उस डायरी में क्या लिखा हुआ था, जो उच्च पदस्थ अधिकारी थे, ठीक है, जो लोक सेवा अधिकारी थे या जो बड़े बड़े पदों पे आसीन थे, उन व्यक्तियों के नाम का पहला अक्षर वहाँ पे लिखा हुआ था और आगे लिखा हुआ था कि किसको कितने रुपए जो है स्थानांतरित किए गए हैं। मतलब इसके अंदर क्या किया गया था, एक बड़े लेवल पे करप्शन हुआ था और इनमें उन सब अधिकारियों का क्या था, नाम था। अब क्या किया गया, इसकी जो जांच करी किसने करी, सीबीआई ने। इसकी जांच सीबीआई ने करी, सीबीआई के द्वारा इस मामले की जांच की गई। अब सीबीआई के द्वारा इस मामले की जांच की गई तो इसमें सीबीआई ने जांच करी, जांच की तो अधिकारियों के नाम आए। और इसमें देखो दिक्कत क्या थी, सीबीआई जो जांच कर रही थी और जिन अधिकारियों के नाम सामने आ रहे थे करप्शन में, उन्हीं अधिकारियों जो नाम लिखे हुए थे उन्हीं अधिकारियों को रिपोर्ट सौंप रही थी। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है जांच सीबीआई ने ढंग से की नहीं और मामला जो है इसने बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1997 में एक व्यक्ति थे विनीत नारायण, विनीत नारायण, इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 में रिट याचिका दायर कर सकते हैं संविधान उसमें सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो उसके दौरान इन्होंने क्या किया, याचिका दायर की, मतलब केस किया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि भाई जो ये जो मामला है इसमें 2 मुद्दे हैं, इस केस में उन्होंने 2 बात उठाई। ठीक है, एक बात तो ये थी कि जो सीबीआई जो है वो बाहरी कारकों से प्रभावित हो रही है, मतलब सीबीआई की जो कार्य जो प्रणाली है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो सीबीआई का जो कार्य है भ्रष्टाचार के मामलों में जांच करने का, उसको जो है ये भली भांति नहीं कर पाई। ठीक है, अपने मामले में विफल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसकी जांच की, जांच की तो उसने देखा कि भाई बात तो सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बोला कि मामले को दोबारा खोलो और उसकी जांच करो। जब इन्होंने जांच करी सीबीआई ने दोबारा, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डेली प्रकृति जो रिपोर्ट है, डेली क्या काम किया तुमने, उसकी प्रकृति रिपोर्ट मुझे सौंपोगे। तो सुप्रीम कोर्ट को सौंपी तो सीबीआई ने जांच की, जांच की तो सबसे पहले 14 जो अधिकारी थे उनका नाम आया, तो उनकी रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद उन्होंने और जांच करवाई सुप्रीम कोर्ट ने, तब पता चला और अधिकारियों के नाम आए। तो सुप्रीम कोर्ट को लग गया कि भाई मामला गड़बड़ तो है, सीबीआई ने जो है अपना काम ढंग से किया नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सीबीआई है, क्योंकि सीबीआई क्या कर रही थी, जो मामले की जांच कर रही थी, ठीक है, और जांच करने के बाद में जिनको रिपोर्ट सौंप रही थी वो अधिकारी उस करप्शन में शामिल थे, तो उन्होंने मामले को बंद कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को ऐसी संस्था के अधीन होना चाहिए जो क्या हो, स्वतंत्र हो। ठीक है, जो केंद्र सरकार के अधीन नहीं आती हो। ठीक है, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यह आदेश दिया कि भाई जो भी सीबीआई है उसको किसके अधीन लाया जाए, सीवीसी के अंडर लाया जाए। और सीवीसी क्या क्या करेगी, जो सीबीआई जो भी जांच करेगी
मामले की, जिस भी मामले की, उसका अधीक्षण कौन करेगा? सीवीसी का। उसका अधीक्षण कौन करेगा? सीवीसी करेगी। और इसकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट किसको सौंपेगी? इसको मामले को बताएगी, प्रतिवेदन बताएगी किसको? सीवीसी को। दूसरा, सीबीआई के अंतर्गत कोई भी मामला है या फिर कोई भी जांच चल रही है, उसकी देखरेख कौन करेगा? सीवीसी करेगी। दूसरी बात कि सीबीआई के अंतर्गत, सीबीआई में कोई भी ऐसा अधिकारी जो एसपी रैंक से ऊपर का अधिकारी है, उसका अगर स्थानांतरण होता है, प्रमोशन होता है, ठीक है, तो उसके दौरान एक चयन समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है। और इस चयन समिति का जो अध्यक्ष होगा ना, वो कौन होगा? अपने सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के सीबीआई को जो है किसके अंतर्गत ला दिया गया? सीवीसी के अंतर्गत ला दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सीवीसी है उसको आप क्या करो? वैधानिक दर्जा दो। पहले ये मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव पर गठित किया गया था, ठीक है। फिर इसको बोला गया कि आप क्या करो? इसको वैधानिक दर्जा दो, क्योंकि सीवीसी को और अधिक मजबूत करोगे तभी तो वो संभाल पाएगी चीज़ों को। तो उन्होंने क्या किया? इसको वैधानिक दर्जा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को, जो केंद्र सरकार है, उसको निर्देश दिया कि भाई आप जो सीवीसी है उसका क्या करो? प्रकृति क्या करो? कैसी करो? वैधानिक प्रकृति में कन्वर्ट करो। तो अब उस टाइम पे क्या किया इन्होंने? 1998 में जल्दीबाजी में, अब अगर कोई काम जल्दी करना हो संसद को, ठीक है, कम समय में करना हो, तो क्या करती है? अध्यादेश लेकर के आती है। अध्यादेशों का जो शक्ति है, अध्यादेशों की जो पावर है, जो वो उसी तरीके से लागू होते हैं जिस तरीके से संसदीय नियम होते हैं। संसद एक पारित करके जो नियम लागू करती है वही उसी की तरह अध्यादेश होते हैं। तो इन्होंने क्या किया? 1998 में एक अध्यादेश जारी किया, और अध्यादेश जारी करके क्या किया इन्होंने? इसको वैधानिक दर्जा दे दिया गया, ठीक है। और उसके बाद में, क्योंकि वैधानिक तो अध्यादेश तो होता है, एक सीमित समय के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? 2003 में एक एक्ट पारित किया गया, और एक्ट पारित करके 2003 में सीवीसी को क्या कर दिया? वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया। तो इस प्रकार से वर्तमान में जो सीवीसी की जो प्रकृति है वो कैसी है? वैधानिक है। सीवीसी कैसा निकाय है? सीवीसी एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं। देखो, जब गठन किया गया था तब इसकी प्रकृति न तो क्या थी? वैधानिक थी, न तो संवैधानिक थी, और न ही वैधानिक थी। उसके बाद में क्या हुआ? वर्ष 1997 में कौन से मामले में? विनीत नारायण बनाम भारत संघ, ठीक है, जिसको जैन हवाला कांड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसमें क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्या दिया? निर्देश दिया कि भाई सीवीसी की जो प्रकृति है वो क्या करनी है आपको? वैधानिक करो। जिसके उपरांत 1998 में एक अध्यादेश के माध्यम से सीवीसी को क्या किया गया? वैधानिक दर्जा दे दिया गया। उस समय इसको क्या बनाया गया? बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। कितने किए गए? एक तो क्या होगा? मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा, और दो क्या होंगे? सतर्कता आयुक्त होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, और 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम लाया गया 2003 में। उसके द्वारा इसको क्या दे दिया गया? वैधानिक दर्जा दे दिया गया, ठीक है। अब देखो, जब 11 फरवरी 1964 को इसकी स्थापना की गई थी, तो इन्होंने क्या किया? मंत्रिपरिषद का प्रस्ताव के माध्यम से इसका गठन कर दिया। लेकिन इस बार ऐसा इन्होंने क्या किया? देखो, सबसे पहले संसद में एक पारित हुआ, ठीक है। राष्ट्रपति ने उसके ऊपर क्या किए? हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने के बाद में क्या है? एक्ट पारित हुआ, और फिर क्या बना? वैधानिक दर्जा दिया गया। ये पूरी प्रोसेस जब इसके गठन हुआ था तब नहीं हुई थी, ठीक है। तब इसकी प्रकृति न तो संवैधानिक थी और न ही वैधानिक थी। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी संरचना की। संरचना का मतलब ये है कि भाई इसकी जो कितने सदस्य होंगे, इसके अंदर इसकी संख्या कितनी होगी उनकी। तो वो देखो, इसमें एक तो होगा अध्यक्ष, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ठीक है। उसके बाद दो सदस्य होंगे। दो सदस्य कौन कौन से होंगे? उनको क्या कहेंगे? सतर्कता आयुक्त, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, और ठीक है,
मुख्य सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की जो है नियुक्ति कौन करेगा? तो इसकी नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। अब नियुक्ति कैसे करेगा? तो राष्ट्रपति एक चयन समिति के आधार पे इसकी क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। अब चयन समिति में कौन कौन सदस्य होगा? चयन समिति में कौन कौन व्यक्ति सदस्य होगा? तो इसमें एक तो होगा सबसे पहले प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद में विपक्ष में, लोकसभा में विपक्ष का नेता, ठीक है। और तीसरा व्यक्ति कौन होगा? केंद्रीय गृह मंत्री। अब देखो जहां भी यह आएगा ना कि नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति क्या करेगा? चयन समिति के आधार पर नियुक्ति करेगा। और चयन समिति में कौन होगा? प्रधानमंत्री, ठीक है। क्योंकि भारत में क्या किया गया है? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि इसके दो प्रमुख होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में शासन के दो प्रमुख होते हैं। पहला तो होता है औपचारिक या नाम मात्र का प्रमुख होता है। दूसरा होता है वास्तविक प्रमुख या शासन प्रशासन जो प्रमुख होता है। अब भारत में जो है औपचारिक और नाम मात्र का प्रमुख तो कौन है? राष्ट्रपति, ठीक है। और वास्तविक कौन है? वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। तो जहाँ जहाँ आप ये देखोगे ना कि राष्ट्रपति ये काम करेगा, तो राष्ट्रपति का केवल क्या है? नाम है। कार्य करेगा कौन? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति के करेगा नियुक्ति। लेकिन वापस वही बात आ गई, कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। तो एक चयन समिति होगी, उसमें एक प्रधानमंत्री होगा और लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। और तीसरा व्यक्ति कौन होगा? केंद्रीय गृह मंत्री। इसको याद रख लेना, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है कि भाई नियुक्ति के दौरान जो समिति होती है उसके अंदर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो याद रह जाता है, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता तो याद रह जाता है, ठीक है। तो ये चयन समिति के आधार पर नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके कार्यकाल की। तो कार्यकाल कितना होगा? 4 वर्ष, ठीक है, या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी आयु है 60 वर्ष, और 60 वर्ष का जो व्यक्ति है उसको क्या बना दिया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बना दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद में 4 साल पूरे हो गए, वो कितने साल का हो गया? 64 साल का। तो अब इसका कार्यकाल क्या हो गया? पूरा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई दोनों में से एक काम होगा। मान लो कोई व्यक्ति है 63 साल का है, उसको बना दिया गया, तो जैसे वो 65 साल का होगा, हुआ तो 2 साल ही है उसको काम करते हुए, लेकिन उसको हटा देंगे। तो इन दोनों में से एक शर्त होगी, या तो 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए, या फिर 65 वर्ष की जो आयु है उस आयु को व्यक्ति क्या कर ले? पूरा कर ले। ये हमने क्या क्या देख लिया कि नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। चयन समिति के आधार पे, चयन समिति में कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। उसके बाद कार्यकाल देखा कितना होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। उसके बाद में हम देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का दर्जा, ठीक है। मतलब उसका लेवल क्या होगा, स्तर क्या होगा। तो दर्जे की बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का जो दर्जा है वो यूपीएससी के अध्यक्ष के समान होगा। मतलब यूपीएससी के अध्यक्ष को जो वेतन भत्ते मिलते हैं, ठीक है, यूपीएससी अध्यक्ष का जो मतलब सेवा शर्तें हैं उस टाइप से उसके बराबरी क्या होगा। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, यूपीएससी क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, और ये क्या है? एक वैधानिक निकाय है। लेकिन चूंकि यह संवैधानिक निकाय है और वो क्या है? वैधानिक निकाय है, लेकिन फिर भी जो इसके यूपीएससी के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उसके बराबर उनको महत्व दिया गया है सीवीसी को, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं सतर्कता आयुक्तों का दर्जा किसके समान हो जाएगा? यूपीएससी के सदस्यों के समान। तो ये कई बार जब प्रश्न आएगा ना तो उसमें एक सेंटेंस दिया जाएगा, कथन दिया जाएगा कि भाई सीवीसी के जो सदस्य हैं उसका दर्जा जो है किसके बराबर होता है? यूपीएससी के सदस्यों के समान होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी जब मैंने आपको ये बताया था कि सीवीसी का गठन क्यों किया गया था। तो केंद्र जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, इसमें लोक सेवा अधिकारियों से रिलेटेड भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं उन पे क्या देने के लिए? सलाह देने के लिए। ये क्या है? एक सलाहकारी निकाय है। सीवीसी क्या है? एक सलाहकारी मतलब परामर्शी निकाय है। तो सलाह देने का काम कौन करेगा? सीवीसी, ठीक है।
तो ये इसका उद्देश्य। अब बात करते हैं वेतन की। तो सीवीसी जो है उसके वेतन कौन निर्धारित करता है? ठीक है, तो वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद के द्वारा। ठीक है, किसके बराबर होता है? यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के बराबर होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि भाई सीवीसी के जो भी अध्यक्ष हैं उसका दर्जा किसके समान होगा? यूपीएससी के अध्यक्ष के समान होगा। ठीक है, और सदस्यों का यूपीएससी के सदस्यों के बराबर होगा। तो उसी प्रकार से जो वेतन है वो किसके? यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के बराबर। निर्धारित कौन करता है वेतन? संसद करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कार्यकाल हमने देख लिया था, पद मुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति कौन की थी? नियुक्ति किसने की थी? राष्ट्रपति ने। तो पद मुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन कब करेगा? ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट के आधार पे। ठीक है, मान लो कोई आरोप लगाया उस व्यक्ति पे कि भाई इसने ये जो है कदाचार की स्थिति में दोषी पाया गया है, तो दोषी पाया गया तो क्या करेंगे? इसको हटाया जाएगा। तो हटाने डायरेक्ट तो हटा नहीं सकते, कोई झूठा आरोप भी लगा सकता है। तो पहले सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उसकी जांच करेगा। जांच करने के बाद में देखेगा कि आरोप सही है या गलत है। उसके आधार पर जांच रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा, और राष्ट्रपति क्या करेगा? उसमें उसके आधार पे उस व्यक्ति को हटा देगा। ठीक है, तो किसके आधार पे? जांच रिपोर्ट के आधार पर। अब इसमें कुछ अन्य आधार हैं। एक तो कदाचार की स्थिति में तो हटाएगा हटाएगा, लेकिन कुछ अन्य आधार भी हैं। जैसे वो व्यक्ति क्या हो जाए? दिवालिया घोषित हो जाए। ठीक है, कि मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है या सतर्कता आयुक्त जो है वो क्या हो जाए? दिवालिया घोषित हो जाए, या मानसिक विकृति, पागल हो जाए। ठीक है, दिमाग सरक जाए। तो और तीसरा है अपराध में दोष सिद्ध, अपराध में दोष सिद्धि में पाया गया हो। ठीक है, या फिर असक्षम हो, अपने कार्य कर नहीं पा रहा हो। ठीक है, जैसे किसी के शरीर को लकवा मार गया, वो असक्षम है या बीमार है, अपना कार्य का निर्वहन नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो बॉडी को तो ये जो निकाय है इसको तो काम करना पड़ेगा ना, लेकिन वो व्यक्ति सक्षम नहीं है काम करने में, तो जो है राष्ट्रपति उसको क्या करेगा? हटा देगा। पांचवा है लाभ का पद धारण कर ले। लाभ का पद का मतलब ये है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है जो सरकारी सेवा में है, मान लो पटवारी है, वीडियो है, कोई भी व्यक्ति है वो सरकारी सेवा में, सरकार के द्वारा उसको वेतन मिल रहा है। ठीक है, लाभ मिल रहा है, वेतन प्राप्त कर रहा है। ऐसा किसी पद पे जिसमें उसको मिल रहा है? वेतन मिल रहा है, वो क्या हो जाएगा? लाभ का पद हो जाएगा। ठीक है, तो वो अपना जो कर्तव्य है, इसका कर्तव्य क्या है? सीवीसी का उसको आयुक्त बनाया गया है, तो वो अपना क्या करे? सलाह देगा, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करे, देखे उसको, तो वो उसका काम है। लेकिन वो क्या करता है? ये तो उसको तो यहाँ तो है ही, और दूसरी जगह क्या कर रहा है? वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी काम पे ऐसी जगह पे वो लग गया जहाँ पे उसको क्या मिल रहा है? वेतन मिल रहा है। इस पद जो लाभ का पद है, इसको हम जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन पढ़ेंगे, योग्यताएं पढ़ेंगे, तो उस समय पता चलेगा कि राष्ट्रपति की एक योग्यता ये भी होनी चाहिए कि वो लाभ का पद का धारण नहीं किया हो। ठीक है, सेवा शर्तें में यह आएगा लाभ का पद। तो उस दौरान हम देखेंगे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या जो मंत्री हैं वो लाभ के पद में नहीं आते हैं। ठीक है, लाभ का पद जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, अब उसको चुनाव लड़ने हैं, सरकारी आदमी है। ठीक है, कोई टीचर है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो सबसे पहले उसको जो लाभ का पद है उस पर क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद ही वो क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो लाभ का पद ऐसा लाभ पद जहाँ पे उसको क्या मिल रहा हो? वेतन मिल रहा हो। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है उसको उसी रीति से, मतलब उसी तरीके से, जो संविधान में जहाँ जहाँ मैनर या तरीके की बात आई है वहाँ इस शब्द का प्रयोग किया गया है, रीति। ठीक है, तो उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाता है। ठीक है, किस तरीके से हटाया जाएगा? यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को जिस तरीके से हटाया जाता है उसी तरीके से किसको हटाया जाएगा? सीवीसी के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाया जाएगा। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। कब हटाएगा? सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट के आधार पे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, कदाचार की स्थिति में जो राष्ट्रपति टॉपिक उसको भेजेगा सुप्रीम कोर्ट को, वो उसकी जांच करेगा। जांच के बाद में क्या करेगा? दोष सिद्ध होने के बाद में राष्ट्रपति उसको हटा देगा। अब हम आगे बात करते हैं। हाँ,
अब उसको हटा दिया या फिर वो सेवानिवृत्त हो गया, तो उसके बाद केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद का पात्र नहीं होगा। भाई भारत सरकार या जो राज्य सरकार है उसके अधीन कोई भी पद है जहाँ उसको वेतन मिलता है, वो वहाँ पर जो है पात्र, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो सीवीसी है वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा। भाई वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसका एक रिपोर्ट बनाता है ना, मासिक रूप से या वार्षिक रूप से। ठीक है, डेली क्या क्या काम हुआ था, उसके बाद में किस मामले में क्या जांच हुई थी। ठीक है, वो सारा चीज़ें कौन देखता है। उसके बाद में रिपोर्ट तैयार होती है, वो रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति इसको किसके सामने रखता है, दोनों सदनों के सामने रखता है। संसद के सामने रखता है, संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों सदनों के सामने जो है रिपोर्ट रखी जाती है कि सीवीसी ने क्या क्या काम किया है। जो अब ये देखो, यहाँ तक हमने क्या देख लिया, सीवीसी को देख लिया। अब इसमें देखो सबसे पहले जो प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, प्रथम मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे, निट्टूर श्रीनिवासन, राम नहीं राव या फिर राव, कौन थे, प्रथम मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन थे, निट्टूर श्रीनिवासन राव। ठीक है, उसके बाद में वर्तमान में कौन है मुख्य सतर्कता आयुक्त, वर्तमान में कौन है, तो पीके श्रीवास्तव है। कौन है, पीके श्रीवास्तव। वर्तमान मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, पीके श्रीवास्तव। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं इसके क्षेत्राधिकार। अब सीवीसी को हमने देख लिया कि संरचना क्या होती है, गठन कब हुआ था, नियुक्ति कौन करता है, कौन हटाता है, ठीक है, वेतन कौन देता है, कौन निर्धारित करता है, ये सारे काम हमने क्या कर लिए, देख लिए। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई जो सीवीसी है सारे काम ठीक है, लेकिन ये क्षेत्राधिकार कौन सा है इसका, भाई किस किस मामलों में ये जांच जो है सलाह देगी, किसको, सरकार को किस किन मामलों में किसकी जांच करेगी, ठीक है, किसको देखेगी। तो इसके क्षेत्राधिकार में कौन कौन व्यक्ति आता है, तो सबसे पहले तो आते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी। ठीक है, अखिल भारतीय से आईएएस है, आईपीएस है, ठीक है, ये सारे अधिकारी किसके क्षेत्राधिकार में आते हैं, सीवीसी के क्षेत्राधिकार में आते हैं। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय सेवाओं के ग्रुप ए के अधिकारी, जो केंद्रीय सेवाएं होती हैं, ठीक है, केंद्रीय सरकारी नौकरियां होती हैं, उनमें ग्रुप ए के जितने भी अधिकारी हैं सारे सीवीसी के जांच के दायरे में आते हैं। उसके बाद हम देखें सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है, ठीक है, उसके स्केल 5 से ऊपर के सभी अधिकारी इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। आगे आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी बैंक के जो ग्रेड डी या इससे ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं सारे अधिकारी क्या आते हैं, सीवीसी के क्षेत्राधिकार में आते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंधक, ठीक है, या उनके स्तर के अधिकारी। अब ये प्रश्न आ सकता है कि सीवीसी के क्षेत्राधिकार में कौन कौन से अधिकारी या कौन कौन से कर्मचारी सम्मिलित हैं, उसमें आपको एक कथन देगा, नीचे ऑप्शन आएंगे 1 2 3 4 या फिर 2 3, ठीक है, तो उसमें से पूछ सकता है। तो इनमें आप ध्यान देना, साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंधक या उनके स्तर के अधिकारी। उसके बाद जीवन बीमा निगम एलआईसी में जो वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक है वो और उससे ऊपर के सारे अधिकारी इसके सीवीसी के क्षेत्राधिकार में शामिल है। उसके बाद सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के बोर्ड, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर अनुसूची क और ख, ठीक है, अनुसूची क व ख या फिर E8 के या इसके ऊपर के अधिकारी या फिर E7 के ऊपर के अधिकारी, ये सभी क्या हैं, सीवीसी के क्षेत्राधिकार में शामिल है। इसके अलावा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार केंद्रीय सेवाओं के ग्रुप बी, सी और डी के लोक सेवक भी क्या है, इसमें शामिल है। तो ये क्या है, सीवीसी का क्षेत्राधिकार है कि जो है किस किस की जांच कर सकता है, इसकी जांच के दायरे में कौन कौन व्यक्ति आता है। तो सीवीसी के दायरे में कौन कौन आता है, ये सब हमने क्षेत्राधिकार देख लिया। अब देखो इसका कार्य क्या है, ठीक है, सबसे पहले हम कार्य और शक्तियाँ। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कार्य। तो जब सीवीसी अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने ये देखा था कि सीवीसी गठन का उद्देश्य क्या है, कि भ्रष्टाचार के मामलों में, ठीक है, जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अधिकारी हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनके संबंध में क्या देना है, सलाह देना है।
तो इसके कार्य उद्देश्य पहले देख लिए थे हमने। तो सलाह सबसे पहले क्या काम करता है, ये सलाह देता है। सलाह किसको देता है, तो केंद्र सरकार को देता है, सीधी सी बात है। तो इसमें देखो ये क्या करता है, पहला तो आयोग के पास जो भी मामले भेजे जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा आयोग को जो मामले भेजे जाते हैं, या अन्य संगठनों को केंद्र सरकार को केंद्र अखिल भारतीय सेवाओं ये से संबंधित सतर्कता कोई कानून बनाना है, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड सरकार को कोई कानून बनाता है, तो उस समय जो है इसकी सलाह ली जाती है केंद्र सरकार के द्वारा अभियोजन निदेशक की नियुक्ति में। अब ये अभियोजन निदेशक कौन होता है, कौन व्यक्ति होता है, तो ये क्या करता है, आपराधिक मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। आपराधिक मामलों में सरकार का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है जांच के दौरान, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति के दौरान किससे सलाह ली जाती है, सीवीसी से सलाह ली जाती है। तो अब इसको मोटा मोटी आप देखो कि सीवीसी क्या करता है, केंद्र सरकार को सलाह देने का काम करता है, ठीक है। कौन कौन से मामलों में सलाह देता है, ठीक है। तो पहला, बस केंद्र सरकार ने कोई मामला इसको भेजा है सीवीसी को, ये मामला देखना, दिखे एक बार क्या है इसके अंदर, तो उस मामले पे क्या देता है, सलाह देता है। दूसरा, भाई 70 जो लोक सेवा आयोग है उनके लिए कोई ऐसा कानून बना रहा है जो उसकी निगरानी रख सके, ठीक है, ठीक है, अनुशासनिक मामलों में कानून बनाते समय, सतर्कता के मामले में, ठीक है, कानून बनाते समय किसकी सलाह ली जाती है, सीवीसी की। कौन लेता है, केंद्र सरकार। अभियोजन निदेशक की नियुक्ति में सलाह किसकी ली जाती है, सीवीसी की। ये क्या होता है, आपराधिक मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी। अभियोजन निदेशक कौन होता है, सब आपराधिक मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये काम तो हमने क्या देखे, सलाह से रिलेटेड देखे थे कि सीवीसी के कार्य अभी पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि क्या काम करता है, सलाह देता है। पर काम ही सलाह देने का है, गठन ही इसका उद्देश्य ही क्या था कि सलाह दी जाए, उसके लिए किया गया था। तो हमने सबसे पहले देखा है कि सलाह देता है। सलाह किसको देता है, केंद्र सरकार को देता है। कौन से मामलों में, या तो केंद्र सरकार कोई मामला इसको बता दे, भेज दे कि भाई ये मामला देखो दिखे, ठीक है। दूसरा कि भाई केंद्र सरकार को कानून बना रही है, नियम बना रही है लोक सेवा आयोग के अनुशासन से संबंधित या सतर्कता से संबंधित, ठीक है, या फिर अभियोजन निदेशक की नियुक्ति कर रही है, तो ऐसे मामलों में सलाह ले लेगा, ठीक है। तो सलाह हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि सीबीआई से रिलेटेड कार्य। तो सबसे पहले जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको बताया था विनीत नारायण बनाम भारत संघ जो मामला है, उसमें विनीत नारायण ने क्या किया था, केस किया था। उस दौरान जो है सीबीआई की भूमिका जो संदिग्ध पाई गई थी। सीबीआई की खूब आलोचना हुई थी कि सीबीआई ने अच्छे से काम नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन आती थी, और उन्हीं जो जांच जिनकी जांच करती थी, जो अधिकारी लिप्त थे करप्शन में, उन्हीं को रिपोर्ट सौंप रही थी, तो उसकी जो जांच क्या है, प्रभावित हो रही थी। तो सीबीआई को किसके अधीन कर दिया गया था, अपने सीवीसी के अधीन। तो उस दौरान मैंने सारे काम आपको बता दिए थे, क्या क्या काम करता है सीबीआई से रिलेटेड। तो सीबीआई की जांच प्रगति, जो सीबीआई जो रिपोर्ट बनाती है कि हमने ये जांच करी है इस मामले में, यहाँ यहाँ तक हम पहुँचे हैं, ठीक है, तो उसका पुनर्निरीक्षण करना किसका काम है, सीवीसी का काम है, कि भाई सही किया है, गलत किया है, कि क्या किया है, ठीक है। उसको निर्देश देना कि तुम इस काम को थोड़ा इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरी बात, भ्रष्टाचार के तहत अपराधों की जांच के संबंध में, ठीक है, भ्रष्टाचार के कोई मामले हैं, ठीक है, उसकी जांच कर रही है सीबीआई, तो उसके दौरान उसके कार्यों का अधीक्षण करना, ध्यान रखना कि वह सही कर रही है या गलत कर रही है। उसके बाद में सीबीआई में पुलिस अधीक्षक, ठीक है, एसपी रैंक या उससे उस ऊपर के रैंक के अधिकारी के लिए एक समिति बनाई जाती है, उसके स्थानांतरण के लिए, प्रमोशन के लिए, या फिर कई नए व्यक्ति के लिए। तो उसका अध्यक्ष कौन होता है, उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है। ये बातें मैंने आपको पहले ही बता दी थी जब मैंने आपको विनीत नारायण बनाम भारत संघ मामला समझाया था, उसके पीछे की पूरी स्टोरी समझाई थी कि मामला क्यों हुआ था। तो उस दौरान मैंने आपको ये कार्य बता दिए थे। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद और क्या काम करती है सीवीसी का, और क्या काम है, तो जांच। पहला काम क्या था, सलाह देना। दूसरा काम क्या था, सीबीआई से रिलेटेड काम थे। तीसरा क्या है, कुछ मामलों में जांच। तो जांच किन की, कि कोई मामला केंद्र सरकार भेज दे कि भाई ये मामला जांच करके दो, ठीक है। दूसरा, लोकपाल के द्वारा भेजी गई शिकायतों की प्राथमिक जांच। तो लोकपाल एक्ट जब हम पढ़ेंगे आगे, तो लोकपाल एक्ट के तहत जो कार्य होते हैं उनके द्वारा जो भेजी गई है शिकायतें भेजी गई, उनकी प्राथमिक जांच कौन करता है, सीवीसी करता है।
तो सीवीसी के अगर हम कार्यों की बात करें, ठीक है, सीवीसी के कार्यों की बात करें तो 3 प्रकार के कार्य हमने देखे हैं। पहला तो कौन सा देखा है, सलाह देखी है, दूसरा काम सीबीआई से रिलेटेड, और तीसरा जांच का। ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई, कार्य, सलाह, सीबीआई से रिलेटेड और जांच। अब हम बात करते हैं सीवीसी की शक्तियों के बारे में, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास कौन कौन सी शक्तियाँ जो है इसको प्राप्त हैं, उसमें हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सूचना प्राप्ति का विशेषाधिकार है। कौन से एक्ट के तहत ये अधिकार इसको दिया गया है, तो मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002 के तहत, ठीक है। सूचना प्राप्त करने का विशेष अधिकार है सीवीसी के पास। अगर सीवीसी कोई मामले की जांच कर रही है, उससे रिलेटेड उसको कोई सूचना की आवश्यकता है, तो वो आपसे पूछ सकती है। 2013 के लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट के कार्य, ठीक है, ये भी कौन देखता है, सीवीसी देखती है। उसके बाद में सीवीसी को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत क्या है, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। सिविल न्यायालय की शक्तियां मतलब जो है सीवीसी किसी को समन भेज सकती है, समन मतलब उसको बुलावा भेज सकती है कि भाई आपको इस मामले में जो है आपका इससे रिलेटेड हो तो आपको आकर के यहाँ गवाही देनी पड़ेगी। दूसरा मामला ये है कि जैसे सीवीसी आपके जैसे कोई हो गया, ठीक है, कोई मामला हो गया तो सीवीसी और आपके दुकान के जो सीसीटीवी उसके आगे हुआ है तो सीसीटीवी चेक करने का अधिकार है, ठीक है। सीवीसी को सीसीटीवी चेक करने का अधिकार है, मतलब आपसे पूछताछ करने का अधिकार है, ठीक है। किसके तहत, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत कुछ न्यायालय शक्तियाँ इसको प्राप्त हैं, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो उसके तहत आगे क्या है, कौन कौन शक्तियाँ हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त दोषी लोक सेवकों के विरुद्ध, ठीक है, जो लोक सेवक दोषी पाए गए हैं, ठीक है, जिनके विरुद्ध मामला है भ्रष्टाचार का, उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। दंड देने का अधिकार किसको नहीं है, सीवीसी को नहीं है। ये क्या दंड देने की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए संस्था की प्रकृति कैसी है, परामर्शी है। मतलब अगर कोई व्यक्ति, कोई लोक सेवक भ्रष्टाचार के मामले के दौरान दोषी पाया गया है तो सीवीसी क्या कर सकती है, उसकी अनुशासनिक कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को कह सकती है एक बार कि भाई ये व्यक्ति दोषी पाया गया है तो इसके खिलाफ एक्शन लो आप। लेकिन जो संसद जो सीवीसी है वो दंड देने का अधिकार नहीं रखती है, केवल क्या करती है, परामर्श या सलाह दे सकती है। परामर्श और सलाह, इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी है, परामर्शी या सलाहकारी निकाय है, सलाहकारी संस्था है। और वो सेम बात है, केंद्र सरकार जो है वो भी इसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं कि केंद्र सरकार जो है इसकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु यदि वह किसी सिफारिश को नहीं मानती है तो उसे क्या देना पड़ता है, लिखित में स्पष्टीकरण देना होगा। तो केंद्र सरकार अगर किसी बात को नहीं मानती है तो जैसे नहीं होता कारण बताओ नोटिस, मतलब कारण बताओ भाई आप क्यों नहीं मान रहे इस बात को। तो यह है अपना सीवीसी। सीवीसी में क्या होता है कि ये परामर्शी निकाय है। अब आप बात करोगे कि भाई सीवीसी में तो चलो ये तो हो गई केंद्र सरकार की बात, तो सीवीसी हमने पूरा देख लिया मामला कि सीवीसी की जो है स्थापना कब हुई थी, 11 फरवरी, एक बार इसको जो है रिवीजन कर लेते हैं। स्थापना कब हुई थी, 11 फरवरी 1964 को। किसकी सिफारिश पे हुई थी, तो के संथानम समिति का गठन किया गया था भ्रष्टाचार के मामलों पर, ठीक है। तो उसकी सिफारिश पे क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था, किसकी सिफारिश पे, के संथानम समिति की सिफारिश पे। फिर उसके बाद हमने बात करी थी इसकी क्या, प्रकृति की, ठीक है। प्रकृति कैसी है इसकी, वैधानिक प्रकृति है, एक्ट 2003, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी इसकी संरचना की, तो संरचना क्या होती है इसकी, 1+2, एक मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है, 2 इसके आयुक्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने किसकी क्या बात करी थी, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और पद मुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद इसका कार्यकाल, कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल कितना है, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए। उसके बाद में पद मुक्ति अधिकारी कौन होता है, वही राष्ट्रपति होता है, ठीक है। वेतन भत्ते संसद निर्धारित करती है। राष्ट्रपति के कैसे हटाता है,
तो सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट के आधार पे हटाता है। ठीक है, इसका जो दर्जा होता है वो किसके बराबर होता है? यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं और सदस्यों के समान इसका दर्जा होता है। तो ये हमने देखा सीवीसी। अब आप बात करोगे भाई केंद्र सरकार में तो सीवीसी है, लेकिन राजस्थान में ऐसा कुछ है क्या, राज्य सरकार? तो देखो राजस्थान जो है, राजस्थान के अंतर्गत सीवीसी मतलब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नहीं होते हैं। इसके जो अधिकारी होते हैं जैसे सीवीओ होते हैं। कौन होते हैं? केंद्रीय सतर्कता ऑफिसर। ठीक है, ऑफिसर होते हैं। और इसका जो जो मामला है वो कौन देखता है? इसका जो पदेन, इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? गृह सचिव। गृह सचिव के पास इसका क्या होता है? पावर होता है। किसका? सीवीओ का। अब गृह सचिव जो होता है उसके पास जांच का अधिकार नहीं होता है। जैसे हम बात करें, जैसे सीवीसी की तो हम बात कर रहे थे, वह जांच का अधिकार भी है, सारी चीज़ें हैं। तो इसके पास, गृह सचिव के पास क्या नहीं होता है? जांच का अधिकार नहीं होता है। इसके पास एक करता क्या है सीवीओ? सीवीओ ये करता है जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनमें क्या करेगा? समन्वय करेगा, या फिर असमंजस की स्थिति में सलाह दे देगा कि भाई आप इस काम को इस तरीके से करो। तो सीवीओ का जो काम कौन करता है? अपना गृह सचिव करता है। इसके पास क्या है? ये भी क्या है? समन्वय करता है। समन्वय करेगा, ठीक है, परामर्श दे देगा, ठीक है। लेकिन अपने जो भ्रष्टाचार के मामले हैं राजस्थान में, उसकी जांच कौन करता है? तो जांच कौन करता है? अपने एससीबी करती है, एंटी करप्शन ब्यूरो। जो आप एससीबी को तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि अभी एसआई भर्ती के मामले में एससीबी बहुत धुआंधार तरीके से जांच कर रही है। और आपने देखा ही होगा कि कहाँ तक इन्होंने जो है बहुत भयंकर तरीके से जांच करी है और मामला पूरे राजस्थान में उठा हुआ है। तो एससीबी को आप जानते ही हो, एंटी करप्शन ब्यूरो। तो राजस्थान में अगर सीवीसी की स्थिति को देखा जाए तो सीवीसी नहीं होता है, राजस्थान में क्या होता है? सीवीओ, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर। इसका चार्ज किसके पास होता है? गृह सचिव के पास होता है। और गृह सचिव क्या करता है? ये जो है समन्वयकारी निकाय है, केवल क्या करता है? परामर्श देता है भ्रष्टाचार के मामलों पे। कहीं असमंजस की स्थिति हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, परामर्श करेगा कि हाँ इस मामले को इस तरीके से देख लो। लेकिन इसके पास भी क्या नहीं है? जांच के अधिकार नहीं है। जांच के अधिकार किसके पास है अपने? कौन करता है राजस्थान में जांच का अधिकार? एसीबी करता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया पूरा। अब हमने क्या इसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को जो है अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है उसमें सबसे लास्ट में जो टॉपिक लिखा हुआ है महत्वपूर्ण आयोग, उसमें हमने क्या पहला आयोग कौन सा देखा है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। अब इसमें जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने एक एक चीज़ को बारीकी से इसमें देखा है केंद्रीय सतर्कता आयोग में। तो कोई भी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और इसके साथ ही हम क्या कब मिलेंगे? अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में एक नए आयोग के साथ। सबसे पहले हम आयोगों को पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे का मैटर पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।